आइए आज हम सीखते हैं कि ITR 1 कैसे फाइल करते हैं। तो उससे पहले हम सीख लेते हैं कि ITR 1 फाइल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और ITR 1 कौन कौन फाइल कर सकता है। तो जनरली आप देखेंगे कि अगर ITR 1 आपको फाइल करनी है तो आपको एक इंडिविजुअल होना पड़ेगा और इंडिविजुअल भी वो पर्सन जो कि रेसिडेंट है। तो वो पर्सन जो इंडिया के बाहर रहते हैं या फिर नॉन रेसिडेंट है वो पर्सन ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। दूसरी इसकी रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो इनकम है वो 50 लाख से कम होनी चाहिए। तो यदि आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। तीसरी इसकी रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो इनकम है वो पर्टिकुलर कुछ सोर्सेज से ही होनी चाहिए, जैसे कि सैलरी हुई, हाउस प्रॉपर्टी हुई या फिर अदर सोर्स की इनकम। तो वो पर्सन जिनकी कैपिटल गेन सोर्स की इनकम है या फिर बिजनेस इनकम है वो पर्सन आपके ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। तो जो कैपिटल गेन सोर्स की इनकम होती है उसके लिए ITR 2, और अगर बिजनेस सोर्स की इनकम है तो आप को ITR 3 फाइल करना होता है। उसके अलावा एक इनकम हो जाए एग्रीकल्चर इनकम। यदि आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है तो उस केस में भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ITR 1 फाइल करना है तो आपका एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5,000 से कम होना चाहिए। उसके अलावा एक चीज़ और आती है कि यदि आपके पास किसी कंपनी के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है तो आपको वो डिक्लेयर करने पड़ेंगे, और ITR 1 में कहीं भी ऑप्शन नहीं है कि आप अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स किसी कंपनी के डिक्लेयर कर सके। उस केस में भी आपको ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। सेम केस आपका डायरेक्टर केस में आता है। यदि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आपको अपनी डायरेक्टरशिप डिक्लेयर करनी होती है, तो उस केस में भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। और एक लास्ट ऑप्शन कि अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर किसी बैंक से 1 करोड़ से ज़्यादा, और इन केसेस अगर आपने पैन डिक्लेयर नहीं किया है पिछले 3 साल में और आपने 20 लाख से ज़्यादा अगर कैश विड्रॉल किया है तो उस केस में भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि उस केस में आपके ऊपर सेक्शन 194N एप्लीकेबल हो जाता है और उस केस में भी आपका ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आइए जानते हैं कि उसके बाद अगर हमें ITR 1 फाइल करना है तो किन किन डॉक्यूमेंट्स की हमको रिक्वायरमेंट होती है। ITR 1 फाइल करने के लिए जनरली हमें फॉर्म 16 का रिक्वायरमेंट होता है जो आपको आपके एम्प्लॉयर से मिलता है। तो सैलरीड पर्सन के केस में आपको आपके एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 मिलता है ड्यूरिंग द ईयर। उसके अलावा आप एक फॉर्म 26 ईयर्स जो कि आप आपके इनकम टैक्स पोर्टल से जनरेट कर सकते हैं। तीसरा आपका बैंक स्टेटमेंट, जो भी आपने बैंक स्टेटमेंट ओपन किए हुए हैं उनके ड्यूरिंग द ईयर की बैंक स्टेटमेंट, यानी फॉर फाइनेंशियल ईयर सपोज 1 अप्रैल 2023 से 31/5/2024, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है। तो उस केस में हमें उस चीज़ के लिए बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो बैंक स्टेटमेंट क्यों रिक्वायर होता है? जनरली आपका जो बैंक इंटरेस्ट होता है वो टैक्सेबल होता है। तो उस केस में आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट होता है। उस केस में आपका अगर देखिए आपके पास एफडी का अगर इंटरेस्ट होता है तो आपको एफडी इंटरेस्ट सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होता है, ताकि आप वेरीफाई कर पाए कि आपके ऊपर एफडी का कितना इंटरेस्ट एक्टिव हुआ है। उसके अलावा आपको अगर आपने कोई भी होम लोन ले रखा है तो आपको बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिल जाता है हाउसिंग लोन का, उसका रिक्वायरमेंट होता है, ताकि आप पर्टिकुलर जो आपका इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B है उसका रिडक्शन मिल सके, और उसका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट का आप पेमेंट करते हैं 80C में उसका रिडक्शन आपको मिल सके। उसके अलावा यदि आपके कोई अदर इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन प्रूफ है, जैसे कि आपने टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर टैक्स सेवर एफडी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या फिर आपने कोई पीपीएफ ले रखा है, कोई भी एलआईसी ले रखी है, तो उस केस में वो आपके सेक्शन 80C के लिए आपके एप्लीकेबल हो जाते हैं। और साथ साथ आपने अगर कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है तो उसका डिडक्शन आपको सेक्शन 80D में मिल जाता है। उसके अलावा आपके पास एक फॉर्म जनरेट होता है इनकम टैक्स पोर्टल पे, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो इसमें आपकी जितनी भी इनकम है उसका सबका समरी आपको मिल जाएगा, उसका सबका आपको डिटेल मिल जाएगा और अदर चीज़ों का आपको डिटेल मिल जाएगा।